हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो एंड ये है हमारा डे 8 का मैराथन। सो आई होप अभी तक आपके 7 डेज के मैराथन के चैप्टर्स का टारगेट कंप्लीट हो गया हो। और डे 8 में हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बस आज आपने क्या करना है, नेशनलिज्म इन यूरोप के सारे क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ वो करने हैं और MCQ के लिए एक बार चैप्टर रीड करना है एंड यू आर फुल्ली रेडी विद दिस चैप्टर। एंड यस, मेक श्योर कि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हाँ, ये क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में, इनमें से कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस MCQ के लिए NCERT रीड करो और ये क्वेश्चंस करके चले जाओ, यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। पहले वी आर स्टार्टिंग विद दी MCQs। ये 25 MCQ है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि और MCQs के लिए चैप्टर जरूर रीड करना, लेकिन क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं इसमें वो इनफ है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है फॉर नेशनलिज्म इन यूरोप। ऑलराइट, सो सबसे पहला क्वेश्चन है इस पिक्चर से रिलेटेड। ये पिक्चर किसने बनाई है? फ्रेडरिक स्यूरो ने, राइट। सो इन द पिक्चर गिवन बिलो ऑफ फ्रेडरिक स्यूरोज यूटोपियन विजन, द सेंट्स, द एंजल्स and the Christ symbolize A. Equality among people, B. Fraternity among nations, C. Freedom of nations and D. Resentment against nation। ठीक है, तो बेसिकली सेंट जीसस क्राइस्ट बेसिकली एंड एंजल्स क्या सिंबलाइज कर रहा है। एंड इनफैक्ट आप क्राइस्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे फ्रेटर्निटी भी लिखा हुआ है। सो बेसिकली इट सिंबलाइजेस फ्रेटर्निटी अमंग नेशन। व्हाट इज फ्रेटर्निटी अमंग नेशन? फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, ब्रदरहुड अमंग नेशंस, भाईचारा। ठीक है, सो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्या है? नॉट करेक्ट। नॉट पे एम्फेसाइज करो क्योंकि बच्चे नॉट देखना भूल जाते हैं पेपर में एंड हमेशा नॉट वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम गलत निकलते हैं। सो नेपोलियंस इन्वेजन वर रिसेंटेड इन सेवरल कंट्रीज ड्यू टू, जो नेपोलियंस का इन्वेजन था, मतलब इन्वेजन मतलब इट वाज ही वाज इन्वेडिंग सो मेनी कंट्रीज वन बाय वन, एक एक करके कंट्रीज को अपने अंडर कर रहा था, अपने कंट्रोल में कर रहा था। तो इट वाज रिसेंटेड। रिसेंटेड का मतलब हो गया नॉट एक्सेप्टेड, इट वाज नॉट गिवन अ डिग्निफाइड पोजिशन और अ रेप्यूटेशन इन सेवरल countries due to which reason, which is not correct। एक बात याद रखना, यहाँ तक ये लाइन पढ़ने के बाद नॉट वर्ड मत भूल जाना, हमें वो देखना है कि इसमें से कौन सा रीजन इसके लिए नहीं है। इंक्रीज टैक्सेशन की वजह से ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड, तो ये तो आंसर नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए सेंसरशिप की वजह से ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, अगेन ये भी आंसर नहीं है। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, ही वाज पीपल वर अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, तो ये भी आंसर नहीं है। तो कौन सा ऐसा रीजन है जिसके लिए लोगों ने उसको बेसिकली ऐसा रीजन नहीं है जिसके लिए लोगों ने उसको रिसेंट किया था, ठीक है, दैट इज अबॉलिशमेंट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, इसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया था, ठीक है, इसकी वजह से ये नॉट वाला आंसर इसका आएगा। ठीक है, इसकी वजह से लोगों ने उसको रिसेंट नहीं किया था। डोंट फॉरगेट कि इसमें नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 ये बोलता है MCQ का, विच वॉज नॉट अ क्वालिटी ऑफ नेपोलियनिक सिविल कोड। इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है नेपोलियनिक सिविल कोड? तो नेपोलियनिक सिविल कोड में इनमें से कौन सी चीज गिवन नहीं थी? ए ऑप्शन, राइट बाय बर्थ गिवन नहीं था, राइट टू प्रॉपर्टी गिवन था, राइट टू वोट फॉर ऑल गिवन था, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ ये भी गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। तो यहाँ पे किस पे हमने बताना है, कौन सी आइडियोलॉजी जो रिप्रेजेंट करती है फ्रीडम ऑफ मार्केट। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती है फ्रीडम ऑफ मार्केट। ठीक है, रोमांटिसिज्म, नो, रोमांटिसिज्म इज बेसिकली पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स द नेशन, लव towards a nation through literature, through folk tales, तो romanticism नहीं आएगा। ठीक है, liberalism, liberalism means freedom of market for the people who industrialists basically, right? Socialism means land, one land to all। ठीक है, rationalism भी यहाँ पे नहीं होगा, so the correct answer is liberalism। ठीक है, उसके बाद next question आपका आता है identify the correct statement
with regard to Zollverein from the following option. Zollverein क्या था? Custom Union which was made by Prussia. ठीक है, Zollverein क्या था? Custom Union made by Prussia. So it was a coalition of Prussian state formed to manage political alliance. No, it was not a coalition. Its aim was to bind Prussia politically into an association. No, politically उसका कोई aim नहीं था. It was a custom union at the initiative of Prussia. Correct. It was a custom union जो Prussia के initiative से बना था. It helped to awaken and raise national sentiments in Europe. No. Right? अब आता है आपका next question. Why was custom union or Zollverein formed by Prussia and most of the German states in 1834? तो Zollverein जो 1834 में बना था उसके पीछे reason क्या है? ठीक है, to abolish the state imposed restriction on the movement of goods and capital, to encourage the statewide system of weights and measures, to import more goods from the landlocked Balkans, to boost trade with England and France. ठीक है, अब कस्टम यूनियन का क्या काम होता है? स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस खत्म करना, स्टेट टैक्सेस खत्म करना. तो इसका आंसर है ए पार्ट. जो गुड्स एंड कैपिटल की मूवमेंट हो रही है और जो स्टेट टू स्टेट टैक्स लग रहा है, बेसिकली उसको खत्म करना जो था वो ज़ोल्वेरिन का काम था. क्लियर? Then moving on to the next question. Our next question states that wait. Yes, most conservatives set up in 1815 imposed censorship laws. तो कंजर्वेटिव रेगुमेंट जब 1815 में आया था उसमें कंजर्वेटिव लॉज बने थे, उसमें सेंसरशिप लॉज बना था. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिड दे वांट टू कंट्रोल थ्रू सच लॉ? तो सेंसरशिप से वो क्या कंट्रोल करना चाहते थे? देखते हैं. व्हाट वाज रिटन अबाउट देम? यस, दे वांटेड टू कंट्रोल व्हाट वाज रिटन अबाउट देम. The increased demand for modernizing the army. No, they were in favor of modernization. ठीक है, बट आर्मी से नहीं, अपनी कंट्री को स्ट्रेंथन, अपनी बेसिकली मोनार्की को स्ट्रेंथन करने के लिए मॉडर्नाइजेशन के फेवर में थे. द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम रिफ्लेक्टेड इन द न्यूज़पेपर. यस, दे वांटेड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ लिबर्टी, क्योंकि वो लिबर्टी नहीं लेके आना चाहते थे, सो दे वांटेड टू कंट्रोल दैट. नेक्स्ट, द स्प्रेड ऑफ द आइडिया दैट मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन. नहीं, बिकॉज दे वर इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है P and R. तो इट इज ओनली P and R. तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया. ठीक है, then moving on to the next question. 8th question. Which among the following was the founder of the Young Europe in अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न? अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी यंग यूरोप का फाउंडर कौन था? तो किसने अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग यूरोप? द आंसर इज जिसेपी मजीनी. ओके, जिसेपी मजीनी. सो जिसेपी गरिबाल्दी नो, जिसेपी मजीनी yes, काउंट केवियर नो, ऑटो वन बिस्मार्क नो. So question number 9 says, when France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. What did Duke Metternich mean by this statement? तो ड्यूक मेटर्निक ने कहा था when France sneezes, the rest of the Europe catches cold. मतलब कि फ्रांस में जो भी इंसिडेंट होता है, जो भी मूवमेंट होती है, उससे उस पूरा यूरोप, बाकी यूरोप की कंट्री इंस्पायर हो जाती है. तो देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं. फ्रांस बर्बन डायनेस्टी was the most influential line of kings in Europe. ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका ड्यूक मेटर्निक की स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है. फ्रेंच ट्रेड गिल्ड्स wielded enormous powers over European trade. France had begun annexing neighboring nations after 1815. France nationalist movement inspired other nations. So this is correct कि हाँ, फ्रांस की जितनी भी nationalist movement थी उससे पूरा का पूरा यूरोप इंस्पायर हो गया था. Clear? Then moving on to the next question. Question number 10. Which of the following treaty recognize Greece as an independent nation? तो कौन सी treaty से, कौन से agreement से ग्रीस को एक independent nation का basically status मिला था? Treaty of Sevres ये तो हमने पढ़ी नहीं है 10th standard में. Treaty of Versailles हमने 9th में पढ़ा था, तो ये भी नहीं होगा आंसर. Treaty of Lausanne हमने 10th में नहीं पढ़ी. Treaty of Constantinople is the correct answer. So it was easy to guess, right? Who was proclaimed the king of United Italy in 1861? कौन बना था जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था? किंग कौन बना था? किंग विक्टर इमानुएल II. So let's see that. Giuseppe Garibaldi no, Victor Emmanuel II correct, Giuseppe Mazzini no, Macedonia no. Alright, so the correct answer is option B. Then moving towards the next question. Question says that
Why did the weavers in Silesia revolted against contractor? जो weavers थे सिलेसिया के 1845 में, उन्होंने contractor के against revolt क्यों किया था? क्योंकि contractor उनके dues उनको pay नहीं कर रहे थे. So let's see the reason, appropriate reason. Contractor did not pay their dues, correct. Contractor appointed few on high post, no. Contractor used government policies, no. Contractor gave them loans on high interest, no. So the correct answer is contractor did not pay them loans. Oh sorry, dues. Did not pay their dues. ठीक है. Which of the following countries were involved in 3 wars with Prussia and ended with victory and unification of Germany? तो unification of Germany किसकी, कौन सी 3 कंट्री की वजह से हुई थी जो प्रशिया के साथ वॉर में थी? ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. तो ये तो फैक्चुअल बेस्ड है, तो आपको करना ही पड़ेगा. ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. ठीक है. दे वर इन्वॉल्व्ड इन वॉर with Prussia and they ended up with the victory of with the victory and the unification of Germany. Clear? Then moving towards the next question, which of the following was not an ethnic group that inhabited the British Isles in the 16th century? Not. ठीक है. नॉट की बात हो रही है. कौन सा एथनिक ग्रुप नहीं है जिसने ब्रिटिश आइजल को इनहैबिट किया था, वहां पे रहे थे इन 16th सेंचुरी? इंग्लिश थे, स्कॉट्स थे, आयरिश थे, ब्रिटिश नहीं थे. तो करेक्ट आंसर इज द ब्रिटिश. Identify the major aspect that help in the formation of nation state in Britain. तो nation state in Britain की बात कर रहे हैं. तो आपने बेसिकली क्या बताना है? मेजर एस्पेक्ट जिसकी वजह से ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बन पाया था. In 1688, the monarch of Britain fought a war with English Parliament. No. The Parliament, through a bloodless revolution, seized the power from the monarchy. Yes, they seized the power from the monarchy, and it was a bloodless revolution. The British nation was formed as a result of war with Ireland and Wales. The formation of a nation state in Britain was a result of many revolts. So the answer is incorrect. Only B part is correct. Alright, moving with the next question. Which of the following was a result of Act of Union 1707? Act of Union 1707. ठीक है. इसमें क्या था? यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. और ये सीधा सीधा ऑप्शन है इसका. जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है एक्ट ऑफ यूनियन का, इटली से भी कोई लेना देना नहीं है, वियतनाम हमने नहीं पढ़ा. राइट. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रशियन किंग हु वाज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेलिस. तो वर्सेलिस में किसको, जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था, कौन किंग बना था? विलियम वन. इसका बेसिकली नाम है विलियम काइसर वन. ओके, क्या नाम है? विलियम काइसर वन. तो कंफ्यूज मत होना. राइट. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग इमेज इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी commonly associated with the romantic era and the revolution of 1848. Which of the following aspect best signifies the image of Germany? तो जर्मनी की इमेज तुम्हें पता है. AD lady, she is wearing an oak leaves tiara. Okay, what is she wearing? She is wearing a tiara जो कि ओक लीव से बना हुआ है. तो व्हाट दैट ओक लीव्स एंड दैट लेडी सिग्निफाइज, उस लेडी का नाम है जर्मेनिया. अगर आपको पिक्चर याद आ गई हो, आपकी हिस्ट्री की बुक में एक लेडी बनी हुई है जिन्होंने ओक लीव्स वाली टियारा पहनी हुई है. व्हाट दैट पिक्चर सिग्निफाइज? दैट पिक्चर सिग्निफाइज हीरोइज्म एंड जस्टिस. व्हाट दैट पिक्चर सिग्निफाइज? हीरोइज्म एंड जस्टिस. क्लियर? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Choose the correctly matched pair from the following. Correctly matched pair. Otto I Bismarck, Germany. Yes. Napoleon, Spain. No. जिसवी गरीबाल्दी और फ्रांस का कोई लेना देना नहीं है. बर्बन किंग को फ्रांस रिलेटेड है, इटली का कोई लेना देना नहीं है. So yes, Otto I Bismarck, Germany. All right. Which of the following is an allegory of liberty? Allegory of liberty. Crown of oak तो heroism की लिए है allegory. ठीक है. Red cap is the allegory of liberty. Allegory of liberty. Olive branch भी नहीं है, sword भी नहीं है, तो answer is red cap. Right? Choose the correct option from column A and column B. Correct option choose करना है. Absolutist is a vision of society. No. Utopian is a form of government. No. दोनों ये interchange हो गए. Plebiscite is a system of direct vote. And suffrage a system of holding an election. No. This one is the correct one. Plebiscite is a system of direct vote. Clear?
Which of the following options is or options are correct about Balkan nationalism? First, the Balkan religion become the part of conflict because of the Ottoman Empire. Yes, क्योंकि Ottoman Empire इनको control कर रहा था. The region compromised ethnic group including Greeks, Serbs, Montenegro, etc. Correct. ठीक है. The British and ethnic nationalists struggled to establish their identity. No. So option 1 and 2 is correct. That is A part. Clear? Then let's talk about the next question, and our next question is, given below are some allegories used in Europe during the nationalist movement. According to which one of the following signified the beginning of the new era? Broken chain का मतलब beginning of new era नहीं. Rays of the rising sun, yes, it means the beginning of new era. Breastplate with eagle, no. Olive branch around a sword, no. So the correct answer is rays of the rising sun. Then identify the painting from the options given below. Frankfurt Parliament, Riksdag, Duma, the House of Parliament. तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की एक बार आप पिक्चर अपने हिस्ट्री में चेक कर लेना, हिस्ट्री की बुक में नेशनलिज्म इन यूरोप पे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की आपको पिक्चर पता होनी चाहिए. सो वो याद कर लेना. यहाँ पे पिक्चर मिसप्लेस हो गया, आई डोंट नो हाउ. सो द करेक्ट आंसर इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. ठीक है. बेसिकली हमने रिक्सटैग नहीं पढ़ना क्योंकि रिक्सटैग हिटलर में था पिछले साल. दूमा भी नहीं पढ़ना, वो रशियन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था, सॉरी हिटलर में भी पढ़ा था. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ही 10th का है. राइट. मैच द फॉलोइंग फ्रॉम कॉलम ए विद द मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी. ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन का मतलब हीरोइज्म, बीइंग फ्रीड, ब्रोकन चेन. स्वॉर्ड, heroism, no. Symbol of German Empire strength, no. Readiness to fight. तो sword का क्या है? Readiness to fight. Crown of oak leaves refers to heroism. ठीक है. And breastplate with eagle. Breastplate with eagle, symbol of the German Empire, which meant strength. Okay, which mean strength. Next. अब बात करते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे. आई होप आपको MCQ समझ आए हो, बट फॉर मोर MCQ यू हैव टू रीड द चैप्टर. लेकिन क्वेश्चन आंसर्स जो अब मैं करा रही हूँ दैट इज इनफ, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो एक्सप्लेन द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल. ये लास्ट ईयर भी पढ़ा था आपने, इस साल भी पढ़ना है कि कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए अमंग द फ्रेंच पीपल क्या मेजर्स और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करे थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरी से. फर्स्ट आपने बताना है कि ला पेट्राई एंड ला सिटियन का आइडिया आया था, विच मीन्स द फादरलैंड एंड द सिटीजन. एंड ये किस पे एम्फसाइज कर रहा था? इट वाज एम्फसाइजिंग ऑन यूनाइटेड कम्युनिटी जिनके पास इक्वल राइट है अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला जो आइडिया है द फादरलैंड का और या सिटीजन्स का, ठीक है, ये किस पे एम्फसाइज कर रहा है? ये उस नोशन पे एम्फसाइज कर रहा है जिसमें एक यूनाइटेड कम्युनिटी है और वो इक्वल राइट एंजॉय कर रही है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. न्यू फ्रेंच फ्लैग आया था, इट वाज अ ट्राई कलर फ्लैग और उसे फॉर्मर रिपब्लिक रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग से रिप्लेस कर दिया गया था. ठीक है. ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इट वाज रिप्लेस्ड इट वॉज रिप्लेस्ड. ठीक है. मतलब जो पुराना फ्लैग था फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड का, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द ट्राई कलर फ्लैग. ठीक है. स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन. आपको पता है एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स थे. ठीक है. पैसिव सिटीजन्स वर द पीपल हु वर नॉट अलाउड टू वोट. तो एक्टिव सिटीजन्स जो वोट कर सकते थे उन्होंने वोटिंग करके स्टेट जनरल को इलेक्ट किया था एंड उस स्टेट जनरल की बॉडी को रीनेम किया गया था एंड इट वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली. न्यू हिम्स कंपोज हुए थे कंट्री के लिए, जैसे नेशनल सॉन्ग्स वगैरह. ओथ्स ली गई थी. मैट्रियर्स को कॉमरेट किया गया था पूरी इज्जत के साथ एंड इट वाज डन ऑल इन द नेम ऑफ नेशन. ठीक है. सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसमें यूनिफॉर्म लॉज आए थे फॉर ऑल द सिटीजन. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज को अबॉलिश कर दिया. जैसे स्टेट टू स्टेट अगर आप जा रहे हो तो बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज एंड स्टेट टैक्स लगते थे, उसको अबॉलिश कर दिया गया था. यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम आया था, हर स्टेट का अलग अलग मेजरमेंट था, तो उसको भी अबॉलिश करके
यूनिफॉर्म मेजर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको डिस्करेज किया गया, एंड फ्रेंच एक कॉमन लैंग्वेज बना दी पूरी नेशन के लिए. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं, तो इसको प्री बोर्ड के लिए भी पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियनिक रिफॉर्म्स ऑन द रेस्ट ऑफ द यूरोप. ठीक है, नेपोलियनिक जो रिफॉर्म्स लेके आया था, नेपोलियन जो रिफॉर्म्स लेके आया था उसका पूरे यूरोप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, या फिर हाउ वुड यू इवैल्यूएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएटेड मोर रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम. तो तुम कैसे बोल सकते हो कि नेपोलियन एक रैशनल और एफिशिएंट सिस्टम लेके आया था. यू हैव टू एल्यूसिडेट, मतलब you have to explain this statement with some examples. ठीक है, सो अब से पहले देखते हैं कि पूरे यूरोप पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था. दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आंसर सेम है. ठीक है, अब जब मोनार्की नेपोलियन आया था वापस, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि वो मोनार्की वापस लेके आया था, राइट. थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन ने डेमोक्रेसी फ्रांस में खत्म कर दी थी. ओके, सो थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो और बेटर और रैशनल और एफिशिएंट तरीके से लेके आया था, मतलब काफ़ी अच्छा लेके आया था. द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड वाज मेड रैशनल एंड एफिशिएंट. उसने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था 1904 में, विच वाज आल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड. ठीक है, जिसमें अच्छे राइट्स दिए गए थे, जैसे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यही है कि भाई वो रैशनल सिस्टम कैसे था, बिकॉज ही इंट्रोड्यूस द सिविल कोड ऑफ 1804, दैट इज द नेपोलियनिक कोड, एंड ही डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secured the right to property. ठीक है, बाय बर्थ जो बेसिकली राइट्स दिए जाते थे वो भी सारे खत्म कर दिए थे उसने. ठीक है, in the Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany, Napoleon simplified the administrative division and abolished the feudal system and freed the peasants from serfdom and manorial dues. Dutch Republic में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में नेपोलियन ने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को और बेटर कर दिया था, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था, पीजेंट्स को फ्री कर दिया था, एंड सर्वडम और मिनोरियल ड्यूज खत्म कर दिए थे, एंड टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी थी उसने, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव कर दिए थे. तो बेसिकली ये सारे जो सिविल कोड में उसने इंट्रोड्यूस करे थे वो ये है. बट इसके साथ आपने ये भी बताना है दैट व्हेन ही रिटर्न्ड ही ब्रिंग बैक द मोनार्की. ठीक है, फ्रांस में मोनार्की आ गई थी नेपोलियन के साथ साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. लिबरलिज्म की क्या आइडियोलॉजी है ड्यूरिंग अर्ली 19th सेंचुरी? Ideas of national unity in earlier 19th century in Europe were closely allied to the ideology of liberalism. What did it mean for middle class in France? Explain. तो liberalism की क्या आइडियोलॉजी है ये आपने एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे मिडिल क्लास के हिसाब से. तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए इसका आंसर सेम है. ठीक है, समझ आया. सो लिबरलिज्म का अर्ली 19th सेंचुरी में मतलब क्या था? फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, राइट, इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, सब लॉ के सामने एक बराबर है, राइट. एंड सो लिबरलिज्म इन द अर्ली 19th सेंचुरी स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, राइट. पॉलिटिकली बेसिकली इसका मतलब क्या था? पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. किस पे एम्फसाइज किया था? कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए. ठीक है, इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. बेसिकली जो ये था लिबरलिज्म, इट मीन्स एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस. ठीक है, इट स्टूड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. इट ऑल्सो स्टूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. तो किस चीज के अगेंस्ट थी? ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट थी, क्लेरिकल प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थी. किसके फेवर में थी? कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में थी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के फेवर में थी थ्रू पार्लियामेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1850? व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना held in 1815? तो बेसिकली आपने इसमें पूरा ट्रीटी ऑफ वियना एक्सप्लेन करना है. ये बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है. द मेन एम ये था कि बेसिकली नेपोलियनिक वॉर में जो भी चीज़ें हुई है ना उसको अनडू करना है. ठीक है, द मेन एम वॉज टू अनडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर. ठीक है, अब मेन प्रोविजन क्या थे ट्रीटी ऑफ वियना के? सबसे पहले जो बॉर्बन डायनेस्टी जो डिस्ट्रॉय हो गई थी वो पावर में आएगी.
ठीक है, जो नेपोलियन ने लुई 16 को मारा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो मारा था। वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी खत्म हो गई थी, बट यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी फिर से पावर में आ रही है अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वेरा। द बर्बन डायनेस्टी which was destroyed during the French Revolution was restored to power। ठीक है, फ्रांस की जितनी भी टेरिटरीज थी जो नेपोलियन के अंडर थी, नेपोलियन के हारने के बाद वो सारी टेरिटरीज फ्रांस ने खो दी थी, अब वो फ्रांस की नहीं थी। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। ठीक है, फिर a series of states was set up on the boundaries of France to prevent French expansion in the Europe in the future। तो बेसिकली मान लो ये फ्रांस के बॉर्डर हो गए, यहाँ पे भी एक स्टेट सेटअप कर दी किसी ने, यहाँ पे भी स्टेट सेटअप हो गई, यहाँ पे भी स्टेट सेटअप हो गई, यहाँ पे भी स्टेट सेटअप हो गई, ताकि फ्रांस जो है अपना एक्सपेंशन ना कर सके। ठीक है, प्रशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज, प्रशिया को न्यू टेरिटरी दे दी गई थी ऑन इट्स वेस्ट फ्रंटियर। कहाँ पे? ऑन इट्स वेस्ट फ्रंटियर। एंड ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ठीक है, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जो नेपोलियन ने तो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई थी 39 स्टेट्स की, इट वाज लेफ्ट अनटच्ड। ठीक है, उसके बाद रशिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, प्रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड एंड प्रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ सेक्सॉनी। ठीक है, मोनार्की फिर से आ गई थी एंड न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर्स जो थे वो फिर से क्रिएट हो गए थे पूरे यूरोप में। क्लियर? Moving towards the next, how had revolutionaries spread their ideas in many European states after 1850? ठीक है, how had revolutionaries spread their ideas? Revolutionaries ने अपने ideas को कैसे spread किया था after 1850? Explain with example। ठीक है, so after the Congress of Vienna, कांग्रेस ऑफ वियना अभी हमने डिस्कस किया, ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, उसी की बात हो रही है 1815, जब कंजर्वेटिव रेगम में वापस आ गया था। ठीक है, जो बॉर्बन डायनेस्टी वगैरह सब वापस आ गई थी, मोनार्की वापस आ गई थी। ठीक है, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। ठीक है, बहुत सारे नेशनलिस्ट थे जो लिबरलिज्म चाहते थे, दे वेंट अंडरग्राउंड, वो लोग गायब हो गए। दे फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटीज। ठीक है, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई इन यूरोपियन स्टेट, और वो सीक्रेट सोसाइटी में बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया। ठीक है, अपने आइडियाज को स्प्रेड किया। उसमें से एक था जिसेपी मजीदी। कौन था? इटालियन रेवोल्यूशनरी था। इसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई थी, एक यंग इटली मार्सेलेस में और एक यंग यूरोप बर्न में, जो अभी हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा। ठीक है, एंड इसके मेंबर्स का ये कहना था, बेसिकली द मेंबर्स बिलीव्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, वो नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, एंड दे वर लिबरल माइंडेड पीपल, दे वांट लिबरलिज्म, दे वांट फ्रीडम। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी सेटअप हुई जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में एंड पोलैंड में। क्लियर? द रोमांटिक यूज्ड फोक सॉन्ग्स। ठीक है, बेसिकली रोमांटिक्स ने क्या किया? फोक सॉन्ग को यूज किया, फोक पोइट्री को यूज किया, फोक डांसेस को यूज किया, ताकि वो अपने नेशन की ट्रू स्पिरिट को पॉपुलर कर सके। जैसे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कर्नल पिंक्सी का। ठीक है, उसने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरास। क्लियर? एंड म्यूजिक इन पोलैंड। उसने फोक डांस को बेसिकली, कौन से फोक डांसेस को? पोलैंड के फोक डांस को, जैसे पोलोनीज हो गया, मजूरका हो गया, उसको एक नेशनलिस्ट सिंबल दिया। राइट? लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स अमंग पीपल, इसमें आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है रशियन लैंग्वेज का। ठीक है, बेसिकली पॉलिश लैंग्वेज का। जब पोलैंड रशिया ने एक्वायर कर लिया था, तो उन्होंने रशिया में, पूरे पोलैंड में रशियन लैंग्वेज लगा दी गई थी, बट जो पोलिश पीपल थे दे बेसिकली रेजिस्टेड। ठीक है, एज ए नेशनल रेजिस्टेंस उन्होंने फाइट किया और उन्होंने कहा कि हम पॉलिश लैंग्वेज में ही प्रीच करेंगे, हम रशियन लैंग्वेज में प्रीच नहीं करेंगे। राइट? लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. For example, it was mainly used as a weapon of national resistance when the Polish language was forced out of school and the Russian language was imposed everywhere in Europe. Clear? Next question. Describe the role of
जिसेपी मजीनी एज एन इटालियन रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसेपी मजीनी, ठीक है। रोल ऑफ जिसेपी मजीनी एज एन इटालियन रेवोल्यूशन, सबसे पहले तो ये इटालियन रेवोल्यूशन थे ये बताना है। जिनोवा में बॉर्न हुए थे, इटली में जिनोवा। कब बॉर्न हुए थे? 1807 में बॉर्न हुए थे। सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी उन्होंने, पहले खुद मेंबर बने थे सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली इन मार्सेलिस एंड यंग यूरोप इन बॉर्न, ठीक है। एंड जो मेंबर्स थे इन दोनों सोसाइटी के, दे वर लाइक माइंडेड पीपल। कहाँ से? पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट, ठीक है। मजीनी का स्ट्रांगली कहना था गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। गॉड ये चाहते थे, भगवान ये चाहते हैं, गॉड की जो नेशंस है वो उन्हीं मैनकाइंड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, किसी रूलर के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो इटली को फॉर्ज कर दिया गया इनटू सिंगल रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, मतलब इटली को एक ही होना चाहिए, बट इट हैज़ बीन डिवाइडेड, ठीक है। इसको इटली को डिवाइड कर दिया गया, जबकि हमें इटली डिवाइड नहीं करनी चाहिए और उसको एक पूरी यूनिट बनानी चाहिए। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी सेटअप हुई जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में, ठीक है। मजीनीज रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की, ठीक है, एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनल फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब लोगों के माइंड में, एजुकेटेड लोगों के माइंड में नेशनलिस्ट की फीलिंग आई थी, ठीक है, अमंग एलाइट पीपल। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ग्रीस उस टाइम पे पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का। कब से? सिंस द 15th सेंचुरी, ठीक है। जितने भी नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, उन्हें सपोर्ट किसका मिला? अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल, जिनको देश निकाला कर दिया गया था ग्रीक्स को, उनसे सपोर्ट मिला, ठीक है। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे ग्रीक्स का जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में रहते थे उनको, उनका भी सपोर्ट मिला। और वो बहुत सारे लोग जिनको सिंपैथी थी टुवर्ड्स द एशियन ग्रीक कल्चर, उनसे भी ग्रीक लोगों को सपोर्ट मिला। Poets, artists, they lauded Greece as the cradle of European civilization. English poet Lord Byron, ठीक है, उन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज किए, वॉर में भी लड़ने गए, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फीवर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन करी गई थी, जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया कि फाइनली नाउ ग्रीस इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ओके। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का क्या मतलब है? हाउ डिड इट फैसिलिटेट द प्रमोशन ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट पे कैसे अफेक्ट करता है, कैसे फैसिलिटेट करता है लोगों की सेंटिमेंट्स को टुवर्ड्स देयर नेशन। या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म। तो सबसे पहले आपने इसमें रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन बतानी है कि इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट जिसकी वजह से लोगों के मन में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बनते थे। कैसे बनते थे? ड्यू टू द फॉलोइंग वेज, राइट। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स, वो लोग क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड दे फोकस ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। इसका मतलब ये है कि जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे उनका लॉजिक के पीछे, साइंस के पीछे कोई लेना देना नहीं था। दे बेसिकली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ reason and science and they basically focus on emotions, intuition of the people, ठीक है, समझ आया। तो जो जर्मन फिलोसोफर्स थे जैसे जॉन गॉटफ्राइड हर्टर, ठीक है, उसका कहना था कि फोक सॉन्ग्स के थ्रू, फोक पोइट्री के थ्रू और फोक डांसेस के थ्रू हम लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली स्पिरिट जगा सकते हैं, राइट। दे गिव एम्फसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड द कलेक्टिव फोकलोर टू रिकवर एन एशियन नेशनल स्पिरिट एंड टू कैरी modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। तो स्पेशली illiterate people तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा था, बेसिकली उनके मन में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जगाने के लिए, थ्रू फोक सॉन्ग, पोएम्स एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, explain the ways in which nationalist feeling were kept alive in Poland in 18th century
एंड इन 19th सेंचुरी। तो इसमें बेसिकली पूरा पॉलिश लैंग्वेज का, रशियन लैंग्वेज का आएगा कि नेशनलिस्ट वाली फीलिंग लोगों के मन में, पोलैंड के लोगों के मन में, पॉलिश के मन में कैसे जिंदा रखी गई इन 18th एंड 19th सेंचुरी, या एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स इन यूरोप, या फिर लैंग्वेज इज पावर, लाइफ एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन पोलैंड एंड यूरोप। अगर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता ना, याद रखना हमने पोलैंड वाली केस स्टडी घुसानी है। याद रखना, लैंग्वेज को अगर हमने एज अ नेशनल रेजिस्टेंस यूज़ किया है तो पोलैंड वाली केस स्टडी घुसा देना, फुल मार्क्स, ठीक है। तो पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया था एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। किसने पार्टीशन किया था? ग्रेट पावर्स, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन तीनों ने मिलकर पोलैंड को बेसिकली क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया, ठीक है। अब वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रही, obviously because it has been annexed by the three powerful country Austria, Russia and Prussia, ठीक है। अब फिर भी अलग अलग होने के बाद भी, इंडिपेंडेंट नेशन ना रहने के बाद भी लोगों के मन में अभी भी नेशनलिस्ट वाली फीलिंग थी, ठीक है। कैसे? Even though it did not exist as an independent territory, nationalist feeling were kept alive through music and language. अभी हमने कैरल कार्पेंसी वाला एग्जाम्पल लिखा था, वो सेम आ जाएगा इसमें, ठीक है। He celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like Polonaise and Mazurka into nationalist symbol। तो उन्होंने फोक डांसेस को, पोलोनाइज और माजूरका जो पॉलिश का फोक डांस था, उसको नेशनल सिंबल में चेंज किया। जब रशिया ने पोलैंड ऑक्यूपाई कर दिया था, पॉलिश लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया था स्कूल से, ठीक है, एंड रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दी थी हर जगह, ठीक है। बहुत सारे मेंबर्स थे क्लर्जी के, they began to use language as a weapon of national resistance। जो क्लर्जी लोग थे, they started using their language, Polish language as national resistance, and they refused कि हम रशियन लैंग्वेज में प्रीच नहीं करेंगे, हम पॉलिश में ही प्रीच करेंगे। पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो उस टाइम पे क्या हुआ? बहुत सारे प्रीस्ट को, बाइशॉप्स को जेल में डाल दिया गया, वो भी साइबेरिया की, ठीक है, बाय रशियन अथॉरिटी। उनको पनिशमेंट मिली फॉर रिफ्यूजिंग टू प्रीच इन रशियन लैंग्वेज, ठीक है। एंड द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल, ठीक है, अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says the 1830s were years of great economic hardship in Europe। 1830 में बहुत ज़्यादा hardship आया था यूरोप में। You have to examine the statement by giving suitable example, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा hardship आया था यूरोप में 1830 में। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन एकदम इंक्रीज हो गई थी, एंड पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि इतनी जॉब्स तो थी नहीं, ठीक है। जो रूरल एरिया के लोग थे, दे वर माइग्रेटिंग टू सिटी फॉर इन सर्च ऑफ जॉब, एंड वहाँ पे अर्बन एरिया में जो स्लम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो रहे थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन, उन्हें भी काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, एंड इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉइंग पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, फूड प्राइसेस एकदम बढ़ गए, बैड हार्वेस्ट हो गई, पॉपुलिज्म आ गया, दैट मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी आ गई इन टाउन्स एंड कंट्री। So this is what you have to write, that what hardship they faced during 1830, ठीक है। Then name the event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe in 1830 to 1848। ये अभी हमने पढ़ा कौन से इवेंट से यूरोप एजुकेटेड एलाइट के अंदर बेसिकली नेशनलिस्ट फीलिंग आई थी। तो दैट इज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ही एक्सप्लेन कर देना इसमें, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो, ठीक है। एंड वी हैव ऑलरेडी डन दिस, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस, 2-3 क्वेश्चन पहले ही हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा है, राइट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, ठीक है। Basically, the issue of extending political right to women was a controversial one within the liberal movement.
पार्लियामेंट कि वुमेन को भी राइट मिलने चाहिए। ये काफ़ी कंट्रोवर्सी टॉपिक था, ठीक है, जिसमें बहुत सारी वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था ओवर द ईयर्स, ठीक है। उन्होंने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना लिए थे, न्यूज़पेपर बना लिए थे, एंड दे हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स ऑल्सो, पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस ऑल्सो। डिस्पाइट दिस उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे जब नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हो रहे थे, ठीक है। एंड व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज अ ऑब्जर्वर, ठीक है, एज अ विजिटर इन द गैलरी, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करना है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है The period of 1848 is considered the phase of revolution of the liberals in Europe. Explain. Event of February 1848 ये भी बहुत important है. Events of February 1848 had brought about the abdiction of monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. ठीक है, तो event of February 1848 फ्रांस में जो हुआ था उसमें monarch abdict हो गया था, ठीक है, यूनिवर्सल मेल सफरेज आ गया था, ठीक है। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में मेन और वुमेन जो थे मिडिल क्लास के, उन्होंने अपनी डिमांड्स को कंबाइन कर दिया गया था, ठीक है। दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को उन्होंने काफ़ी पॉपुलर किया और उन्होंने कहा कि बेसिकली दीज आर द डिमांड्स जो वो अपने एक नेशन स्टेट के लिए चाहते हैं, ठीक है। इन द जर्मन रीजन बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन थे जिनके मेंबर कौन कौन थे? मिडिल क्लास प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस, दे ऑल केम टुगेदर, ठीक है, फ्रैंकफर्ट सिटीज में मिले एंड दे डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है। जो मिडिल क्लास है उन्होंने इसके अगेंस्ट रेसिस्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड को सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, एंड ऑल जर्मन नेशनल असेंबली जो है उन्होंने बेसिकली सपोर्ट खो दिया था इसकी वजह से। एंड इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड असेंबली वर फोर्स टू डिसबैंड। असेंबली उनकी कंप्लीटली खत्म हो गई थी क्योंकि उन्हें वर्कर्स और आर्टिसन से सपोर्ट नहीं मिला था, वुमेन से भी नहीं मिला था। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल वन। अभी हमने पढ़ा बहुत सारी वुमेन आई थी, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था, उन्होंने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए थे, पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था। बट जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मीटिंग हुई थी तब वुमेन को एज अ विजिटर, एज अ ऑब्जर्वर ही एक्सेप्ट किया था, उन्हें डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं मिला था। क्लियर? तो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वुमेन का भी सपोर्ट नहीं मिला था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी। सो दिस इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑटो वन बिस्मार्क का क्या रोल था इन मेकिंग ऑफ जर्मनी, ये भी आ सकता है, ठीक है। सो रोल देखते हैं। सबसे पहले तो प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए किसने स्टेप उठाया? प्रशिया ने स्टेप उठाया, ठीक है। उसके चीफ मिनिस्टर जो थे ऑटो वन बिस्मार्क, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। बेसिकली ही प्लान्ड एवरीथिंग, समझ आया। एंड उसने अपना प्लान कैरी आउट किया विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेट्स। क्लियर? 3 wars over 7 years, 3 wars लड़े 7 years में। ये हमने अभी 1 मार्कर में एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था। किससे लड़े? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। एंड जब तीन वॉर 7 years में लड़े, तीनों वॉर से प्रशिया जीती, ठीक है। एंड तीनों वॉर जीतने के बाद जर्मनी यूनिफाई हुआ। जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम काइसर वन मैंने बताया था, ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर इन सेरेमनी विच इज हेल्ड एट वर्सलेस, ठीक है। जनवरी 1871 में एक असेंबली थी कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, representative of the army and the important Prussian minister, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the Hall of Mirrors in the place of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William of Prussia. Clear? Then moving towards the next question. Hold on. Like Germany. Yeah, this only. Like Germany, Italy too had
अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एक्सप्लेन। जर्मनी की तरह इटली की भी एक स्टोरी है, तो इसमें यही बताना है कि इटली वॉज स्कैटर्ड इनटू सेवरल डायनेस्टिक स्टेट। इटली जो है वो भी अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स ने उन पे रूल कर रखा था, इटली को डिवाइड किया हुआ था, तो इटली भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट या एक नेशन स्टेट नहीं थी, ठीक है। सर्दिनिया पिडमोंट, ये एक इटालियन रूलर थे जो एक पर्टिकुलर एरिया पे रूल कर रहे थे, ठीक है। इटली को यूनिफाई किया इन्होंने 1861 में, एंड उस टाइम पे विक्टर इमानुएल टू को उन्होंने किंग या एम्परर बना दिया पूरे यूनिफाइड इटली का, ठीक है। जिसपी मजीनी का भी बहुत बड़ा रोल था इसको यूनिफाई करने में, ठीक है। एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज रिजल्ट ऑफ मेनी वॉर्स, clear, and through a tactful diplomatic alliance with France by Chief Minister Cavour, Garibaldi joined the fray, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में था कि जर्मनी में कितने वॉर हुए थे टू यूनिफाई। जर्मनी में 3 वॉर्स हुए थे एंड इटली में बहुत सारे वॉर हुए थे, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज अ रिजल्ट ऑफ सो मेनी वॉर, ओके। देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली पूरा बताना है। 1830 में जिसपी मजीनी ने एफर्ट्स डाले थे टू यूनाइट दी इटली, ठीक है। एंड उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली। अब ही फेल्ड मेनी टाइम, राइट। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन 1831 एंड 1848, ठीक है। 1831 में भी ही फेल्ड, राइट। 1848 में भी ही फेल्ड, ठीक है। अब सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इटालियन प्रिंस पे था। पूरे इटली में एक इटालियन रूलर था, ठीक है, बाकी सारे अलग अलग रूलर्स थे। एंड वो रूलर कौन था? सर्दिनिया पिडमोंट, ठीक है। वो रूलर कहाँ का था? सर्दिनिया पिडमोंट का रूलर था। और वो रूलर कौन था? किंग विक्टर इमानुएल टू। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग विक्टर इमानुएल टू पे थी, जो सर्दिनिया पिडमोंट का रूलर था, टू यूनाइट इटली, ठीक है। एंड क्योंकि ये एक ही इटालियन रूलर था, सीएम केवियर, ठीक है, इन्होंने बहुत ही टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई फ्रांस के साथ, एंड फ्रांस के साथ मिल के इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया इन 1859, ठीक है। फिर आर्म्ड वॉलेंटियर, बहुत सारे लार्ज आर्म वॉलेंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ जिसपी गरिबाल्दी, उन्होंने उनको ज्वाइन किया। 1860 में वो साउथ इटली गए, ठीक है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज गए एंड दिस वॉन देयर, वहाँ पे भी वॉर जीते और वहाँ पे उन्हें लोकल पीसेंट्स का सपोर्ट मिला और उन्होंने स्पेनिश रूलर को, बourbon किंग ऑफ स्पेन, उनको बहाल कर दिया, ठीक है। एंड फाइनली 1861 में विक्टर इमानुएल टू was proclaimed as the king, okay, of the Italy. Then moving towards the next question, in Britain the formation of nation state was not the result of sudden upheaval on revolution. Elaborate on this statement. तो basically आपने ब्रिटेन का यहाँ पे बताना है कि ब्रिटेन में नेशन स्टेट कैसे फॉर्म हुई, ठीक है। In Britain, the formation of nation state was a result of long drawn out process. बहुत ही लंबा प्रोसेस था इन ब्रिटेन में नेशन स्टेट बनाना। कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था बिफोर 18th century. Clear? The primary identity of the people who inhabited the British Isles were English, Welsh, Scot and Irish. ये अभी हमने किया। ब्रिटेन ब्रिटिश स्टेट ही नहीं था, ठीक है। बेसिकली हम ये बोलते हैं ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। ब्रिटिश नेशन में अलग अलग लोग रहते थे, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, इरिश। ब्रिटेन हम ब्रिटिशर किसी को नहीं बोलते थे, ये भी हमने एमसीक्यू में भी क्लियर किया था। लेटर एक इंग्लिश पार्लियामेंट फॉर्म हुई थी जिसने सारी की सारी पावर्स अपने अंडर सीज कर ली थी 1688 थ्रू अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ये भी हमने किया था, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट इट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एंड इट्स सेंटर केम टू बी फोर्स्ड। एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था 1707 में बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ था एंड इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड ऑल्सो, ठीक है। Then moving towards the next question, while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about गिविंग अ फेस टू अ नेशन? मतलब बेसिकली एक स्टैचू का रूलर का स्टैचू बनाना इज ईजी, एंड हम यहाँ पे एक नेशन को फेस कैसे दे सकते हैं?
तो विजुअलाइजिंग द नेशन एक छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में, वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें ये बताना है कि जो 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई किया था, उन्होंने नेशन को एक पर्सन वाली पर्सनालिटी दी थी। दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट, वो कंट्री जो है एक पर्सन है, ठीक है, जैसे भारत का हो गया भारत माता, ठीक है। हमने जर्मनी का भी पढ़ा था, जर्मेनियम, राइट। आर्टिस्ट ने नेशंस को पोर्ट्रे किया एज अ फीमेल फिगर, लाइक इंडिया का इज भारत माता एंड जर्मनी का इज जर्मेनिया, राइट। आर्टिस्ट अंडर द फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रे सच आइडियाज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। तो जो फीमेल एलेगरी है, व्हाट इट रिप्रेजेंट लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। फ्रांस की जो फीमेल एलेगरी है वो है मरियाने। इट इज अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, ठीक है। Her characteristics were drawn out from those of liberty and the republic. Red cap, tricolor, cockade, right? अब स्टैचू ऑफ मरियाना की बात करूँ तो पब्लिक स्क्वायर में उस स्टैचू ऑफ मरियाना बेसिकली लगाया गया है टू रिमाइंड पीपल कि भाई ये हमारी नेशनलिस्ट सिंबल है, हमारी यूनिटी का सिंबल है, ठीक है। एंड इस आइडेंटिटी को वी कैन नॉट फॉरगेट, वी ऑलवेज हैव टू प्रमोट दिस आइडेंटिटी, वी ऑलवेज हैव टू परसुएट दिस आइडेंटिटी, ठीक है। मरियाना की जो इमेज थी, इट वॉज मार्क्ड ऑन कॉइन ऑल्सो एंड स्टैम्प्स ऑल्सो, ठीक है। अब यूरोप की बात करें, जर्मन की बात करें, तो जर्मेनिया became the allegory of German nation and she wears a crown of oak leaves which represent heroism and justice. Clear? Oak leaves represents heroism. Next, बहुत important है Balkans. Highlight the reason for the growth of nationalist tension in Balkan region before First World War. Briefly trace the geographical and ethnic variations of Balkan region. Why did this region become politically very explosive? तो बल्कन में का अगर हम जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो बल्कन बेसिकली आज के टाइम के अकॉर्डिंग रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेग्रो, ये पूरा बल्कन है। आज के ये नाम है, पहले ये पूरा मिला के बल्कन हुआ करता था और इनके इनहैबिटेंट्स को हम बोलते थे स्लाव्स। उस टाइम पे जो बल्कन था, it was controlled by Ottoman Empire, while some part of the Balkan was under the control of Russia and Austria, which caused a lot of problem, ठीक है। large part Ottoman Empire के अंडर था, थोड़ा सा पार्ट रशिया के अंडर था एंड थोड़ा सा पार्ट ऑस्ट्रिया के अंडर था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ठीक है। एंड लोगों के अंदर रोमांटिक नेशनलिज्म भी जाग गया था बल्कन्स के अंदर। दे केम टुगेदर, अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से अलग करना चाहते थे एंड अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से जब अलग करना चाहते थे, दैट टाइम द रीजन बिकेम वेरी एक्सप्लोसिव। लोग जो है बहुत गुस्से में आ गए थे, ठीक है। बहुत सारे स्लाविक नेशनलिस्ट हुई टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड जो बल्कन रीजन है उनमें काफ़ी इंटेंस कन्फ्लिक्ट होने लग गया टू कि हमारी टेरिटरी एक्सपैंड करी जाए। At the same time, European powers, Russia, Germany, England and Austro-Hungary, they were also keen to control the Balkans, ठीक है, since it was important from the state point of view. This led to a series of war among all these things, all these places, ठीक है। इसके बीच में रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी, ऊपर से ऑटोमन एम्पायर, इन सब के बीच में वॉर होने लग गया एंड दिस लीड टू वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 यहीं से छिड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड स्लाविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल इन 19th सेंचुरी, गिव रीजन। स्लाविक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी अभी हमने बल्कन में पढ़ा, टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस पाने के लिए दे स्टार्टेड फाइटिंग। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गए थे वो लोग, ठीक है। Next, the idealistic liberal democratic sentiment of nationalism is the first half of the 19th century became narrow creed with limited ends. Examine the statement. तो basically आपने पूरा ये explain करना है, again ये Balkans वाला ही part है। So इसमें ये बताना है that during this period nationalist group became increasingly intolerant, सब intolerant हो गए थे एक दूसरे से and they were ready to go to war, right? Major European powers ने nationalist aspirant को मैनिपुलेट किया था, ठीक है, ताकि वो अपना इंपीरियलिस्ट एम पूरा कर सके और पूरे बल्कन में इंपीरियलिज्म ला सके, ठीक है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड बल्कन। सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ क्रिएट हुई, बल्कन्स में, ठीक है।
And the idea of romantic nationalism in Balkan together with the disintegration of Ottoman Empire made this region very explosive. अब इन बल्कन्स के मन में क्या गया था कि हमें अपने आप को डिसइंटीग्रेट करना है ऑटोमन एम्पायर से, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, ठीक है. एंड वन बाय वन European nationalists broke away from their control and declared themselves as independent nation. Balkan people based their claim for independence on political right of nationality and used history to prove that once they were an independent nation. एक टाइम पे वो लोग independent nation थे, but subsequently had been subjugated by the foreign powers. As the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an intense conflict. तो इनके बीच में काफ़ी intense conflict हुआ था अपने आप को independence दिलवाने के लिए. Clear? तो ये सारे काफ़ी important questions हैं. अगर आपको इन important questions की PDF चाहिए, so kindly comment below or I'll be giving you the number in the description box. उस number पे you can message to get the PDF of these important question and I'm sure इन्हीं में से paper बनना है, क्योंकि इससे important question nationalism in Europe के नहीं बनते. But फिर भी I'll suggest you MCQ के लिए you have to read the full chapter. Question answers के लिए ये enough है. जिसको PDF चाहिए इन important questions की kindly refer to us and message to us in the number is given in the description box or comment below. Thank you, and I will be meeting you super soon with more chapters and more important questions of other chapter. So bye bye everyone.